21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में मिडिल ईस्ट अब भी दुनिया का सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक रीजन माना जाता है। यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल पावर स्ट्रगल्स एक दूसरे से इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं कि छोटी सी टेंशन भी ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट 2026 में खुली जंग की शक्ल में सामने आया, वो असल में कई दशकों से चलने वाली पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा है। इस जंग को सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन समझना गलत होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर डेटरेंस, रीजनल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक वॉरफेयर, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। बैटलफील्ड पर बॉम्ब्स और मिसाइल्स नजर आते हैं, लेकिन असल में ये वॉर स्ट्रेटेजिक लेवरेज और पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग भी है। इस क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद ये समझना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की असल वजूहात क्या हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल हो रही हैं और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में इसका नतीजा क्या हो सकता है। पॉइंट 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान टेंशन की हिस्ट्री को समझना जरूरी है। 1979 से पहले ईरान अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाय था। शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की गवर्नमेंट वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइंड थी। उस वक्त ईरान रीजनल स्टेबिलिटी का एक पिलर समझा जाता था और इजराइल के साथ भी इनडायरेक्ट कोऑपरेशन था। लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरी रीजनल पॉलिटिक्स को बदल दिया। इस्लामिक रिपब्लिक के क़याम के बाद ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एंटी वेस्टर्न और एंटी इजरायली आइडियोलॉजी पर बेस किया। नई लीडरशिप स्ट्रक्चर ने इजराइल को मिडिल ईस्ट का इललेजिटिमेट स्टेट करार दिया और पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद से ईरान ने ग्रेजुअली रीजनल अलायंसेस बिल्ड किए, जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस नेटवर्क में मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल हैं: हिजबुल्ला, लेबनान, शिया मिलिशियाज, इराक, हुथीज, येमेन, प्रो ईरान फैक्शंस, सीरिया। इस नेटवर्क का मकसद रीजन में ईरान का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना और इजराइल और अमेरिका के प्रेशर को काउंटर करना था। इजराइल ने इस डेवलपमेंट को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखा, खास तौर पर जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपैंड करना शुरू किया। अमेरिका ने भी ईरान पर सैंक्शंस और डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। कई सालों तक ये कॉन्फ्लिक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी वॉर्स तक महदूद रहा, मगर इवेंचुअली सिचुएशन ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक पहुंच गई। पॉइंट 2, वॉर का स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट। 2026 की वॉर को समझने के लिए 3 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका का प्राइमरी गोल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना और मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस मेंटेन करना है। यूएस के लिए ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम सिर्फ रीजनल थ्रेट नहीं, बल्कि ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम के लिए चैलेंज है। इसके अलावा अमेरिका अपने रीजनल एलाइज इजराइल और गल्फ स्टेट्स की सिक्योरिटी गारंटी भी देता है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इजराइल ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म थ्रेट समझता है। इजरायली लीडरशिप का मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करने की स्ट्रैटेजी फॉलो की है। ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ईरान का मेन ऑब्जेक्टिव रेजीम सर्वाइवल और रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है। तेहरान जानता है कि वो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए ईरान की स्ट्रैटेजी एसिमेट्रिक वॉरफेयर और प्रॉक्सी नेटवर्क्स पर डिपेंड करती है। पॉइंट 3, मिलिट्री बैलेंस। अगर प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल का एडवांटेज क्लियर है। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, जिसके पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, सैटेलाइट्स और प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स है। इजराइल की एयरफोर्स भी टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रीमली एडवांस्ड है। ईरान के पास कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी लिमिटेड है, खास तौर पर एयर पावर में। लेकिन ईरान ने इस वीकनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो रीजनल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी ईरान को एक नया टैक्टिकल एडवांटेज दिया है। पॉइंट 4, एयर सुपीरियॉरिटी। वॉर के इनिशियल फेज में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया। एयर सुपीरियॉरिटी मॉडर्न वॉरफेयर में डिसाइसिव फैक्टर होता है। जब किसी साइड को एयर स्पेस का कंट्रोल मिल जाता है तो वो एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इरानियन मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स और मिलिट्री फैसिलिटीज एयर स्ट्राइक्स में डैमेज हो चुके हैं। इससे ईरान की लार्ज स्केल मिसाइल अटैक कैपेबिलिटी टेम्परेरीली रिड्यूस हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। ईरान अब भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। पॉइंट 5 एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान की स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। इसका मतलब है कि वीकर पावर अनकन्वेंशनल मेथड से स्ट्रॉन्गर पावर को चैलेंज करती है। ईरान के एसिमेट्रिक टूल्स में शामिल हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेवल हैरासमेंट टैक्टिक्स, साइबर ऑपरेशंस, प्रॉक्सी मिलिशियाज। ये स्ट्रैटेजी ईरान को अलाउ करती है कि वो बैटलफील्ड पर डायरेक्ट डिफीट के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन कर सके। पॉइंट 6 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इकोनॉमिक वेपन। ईरान का सबसे पावरफुल लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये नैरो वाटरवे पर्शियन गल्फ को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है। दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर ईरान शिपिंग को डिसरप्ट करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट माना जाता है। वॉर के दौरान ऑयल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई और ऑयल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हुए। एनर्जी इनसिक्योरिटी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर सकती है। पॉइंट 7 प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की वजह से भी स्ट्रांग है। हिजबुल्ला लेबनान में एक पावरफुल मिलिशिया है जिसके पास थाउजेंड्स रॉकेट्स हैं। हुथीज यमन में शिपिंग रूट्स और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेटन कर सकते हैं। इराकी मिलिशियाज भी यूएस बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। ये प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान को एक मल्टी लेयर्ड डेटरेंस प्रोवाइड करता है। अगर ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है तो ये ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकते हैं। पॉइंट 8 न्यूक्लियर डायमेंशन। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान इंसिस्ट करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को फियर है कि ईरान इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है तो रीजनल डेटरेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बन जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। अगर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड या डिस्पर्स्ड हों तो स्ट्राइक सिर्फ प्रोग्राम को डिले कर सकती हैं। पॉइंट 9 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ईरान। वॉर के दौरान कई एनालिस्ट्स ने स्पेक्युलेट किया कि मिलिट्री प्रेशर ईरानियन रेजीम को डीस्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स अक्सर गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। नेशनलिज्म और सिक्योरिटी नैरेटिव पब्लिक सपोर्ट को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम डेकेड से सैंक्शंस और इंटरनेशनल प्रेशर सर्वाइव करता आया है। इसीलिए रेजीम कोलैप्स का सिनारियो अभी तक अनलाइकली नजर आता है। पॉइंट 10 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। वॉर का सबसे इमीडिएट ग्लोबल इफेक्ट एनर्जी मार्केट्स पर पड़ता है। ऑयल प्राइसेस का राइज ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को इंक्रीज करता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी एनर्जी प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। शिपिंग, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स भी वॉर जोन्स में बढ़ जाती हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क बढ़ सकता है। पॉइंट 11 रीजनल इम्पैक्ट। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। गल्फ स्टेट्स ईरान की रीजनल एम्बिशन से ऑलरेडी कंसर्न्ड है, लेकिन वो फुल स्केल वॉर भी अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल है। लेबनान और सीरिया भी कॉन्फ्लिक्ट स्पिलओवर का रिस्क फेस करते हैं। अगर हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान लार्ज स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। जीत कौन रहा है? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। मिलिट्री लेवल पर अमेरिका और इजराइल को टैक्टिकल एडवांटेज है। उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और एयर पावर बैटलफील्ड आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर ईरान अब भी रेजिलिएंट है। ईरान के पास एसिमेट्रिक टूल्स और रीजनल लेवरेज अब भी मौजूद है। इकोनॉमिक लेवल पर तो सब पार्टीज को लॉसेस हो रहे हैं। एनर्जी डिसरप्शन और मार्केट इंस्टेबिलिटी ग्लोबल सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। पॉसिबल फ्यूचर सिनारियोज क्या होंगे? वॉर के फ्यूचर के कई पॉसिबल नतीजे हो सकते हैं। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ता है तो सीज फायर और नेगोशिएशंस हो सकते हैं। रीजनल वॉर। अगर प्रॉक्सी फोर्सेस फुल्ली इन्वॉल्व हो जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर एक्सपैंड हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ। सबसे रियलिस्टिक सिनारियो शायद प्रोलॉन्ग्ड टेंशन और ओकेजनल क्लैशेस का हो। हिस्ट्री दिखाती है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर डिसाइसिव विक्ट्री के बगैर ही खत्म होते हैं। कंक्लूजन। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है जिसमें न्यूक्लियर डेटरेंस, रीजनल अलायंसेस और इकोनॉमिक लेवरेज सब इन्वॉल्व्ड है।
बैटलफील्ड पर टैक्टिकल विक्ट्रीज जरूर हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री का फैसला पॉलिटिकल नतीजा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इस वक्त के लिए एक बात क्लियर है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं, इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर भी पड़ रहा है, और इस जंग का आखिरी नतीजा अभी तक कोई नहीं जानता है। और अगर आपने हमारी इससे पहली वीडियो नॉर्थ कोरिया वॉन्स अमेरिका मिडिल ईस्ट वॉर को ट्रिगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखी है तो लाजमी देखिएगा।